स्वागत है। हम लोग यूटेरिया का करंट अफेयर्स ये मैगज़ीन कवर कर रहे थे और फिलहाल अभी नेशनल न्यूज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। मंथली नेशनल न्यूज़ है तो ये देखते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग इंटरनेशनल चलेंगे और इंटरनेशनल के बाद स्पोर्ट्स, सिक्योरिटी एंड साइंस एंड टेक, ये सब को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, मई का पढ़ना है, इसको शुरू करते हैं। हाल में ही त्रिपुरा रंगाचेरा गांव को पहला हरा गांव घोषित किया गया है। तो त्रिपुरा रंगाचेरा गांव को क्या है, पहला हरा गांव घोषित किया गया है। तो त्रिपुरा जो गांव है, त्रिपुरा राज्य में रंगाचेरा गांव को क्या पहला हरा गांव घोषित किया गया है। ठीक है। अमेरिका के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉक से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर सीबीआई ने वैश्विक कन्वेंशन वाले यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की। तो कह रहा है कि अमेरिका एक ऑपरेशन चला रहा है, ऑपरेशन हॉक अमेरिका चला रहा है अमेरिका, और इसने एक खुफिया जानकारी दी सीबीआई को, और वो जानकारी यौन शोषण को लेकर था, बाल यौन शोषण को लेकर था। तो उस नेटवर्क पर कार्रवाई की, अपने जो साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई किया। तो ये ऑपरेशन हॉक कौन चला रहा है? ऑपरेशन हॉक चला रहा है अमेरिका। ऑपरेशन हॉक कौन चला रहा है? अमेरिका चला रहा है। और ये बाल यौन शोषण को लेकर था, बाल यौन शोषण। जीनोम संपादित चावल। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR द्वारा विकसित 2 जीनोम संपादन चावल की किस्में DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 को लॉन्च किया है। तो कहता है कि जो हमारा भारत देश है वो जीनोम संपादित चावल बनाने वाला पहला देश बन गया है विश्व में। फिर और इसका जो लॉन्च कौन किए हैं? तो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं। और ये 2 जीनोम संपादित किया, DRR धान 100 और पूसा DST राइस 1। ऐसा DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1, ये 2 चीज़ें हैं। भारत तट रक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया के तहत उड़ीसा के तट पर ओलिव रीडे कछुओं को संरक्षित किया जा रहा है। तो ये ऑपरेशन ओलिविया है। ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो भारतीय तट रक्षक के द्वारा। और ये तट रक्षक कहाँ पे, ऑपरेशन ओलिविया कहाँ चलाया जा रहा है? तो उड़ीसा के तट पे ओलिविया चलाया जा रहा है। और ये ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। ओलिविया, उड़ीसा के तट पर ढेर सारे कछुआ आते हैं, तो उसके संरक्षण के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया जा रहा है, ये भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से नई दिल्ली में भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स मीट समिट 2025 का आयोजन किया गया है। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई दिल्ली में किया गया, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर मीट किया गया है। तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन में कोई भी नॉर्थ ईस्ट का जगह, गुवाहाटी, आसाम, मिजोरम, ये सब है, तो वहाँ पे नहीं हुआ। जो भी समिट होता है वो दिल्ली में ही होता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय जनसंचार IIMC के सहयोग से 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में सफलतापूर्ण आयोजित किया। तो कहता है कि 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन कहाँ हुआ है? 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन हुआ है, कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। और करवाया कौन है रेडियो सम्मेलन? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा करवाया गया है। ने भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के सहयोग से। तो किसके सहयोग से? तो भारतीय जनसंचार संस्थान के सहयोग से। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में एक नीलामी में नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक राजे रघुजी भोसले प्रथम की प्रतिष्ठित तलवार 47.15 लाख रुपया में वापस ले ली। तो महाराष्ट्र सरकार ने, ये कहाँ नीलामी हो रहा था? तो लंदन में नीलामी हो रहा था। और वो किसी का नीलामी कर रहे थे? तो ये नागपुर भोसले राजवंश जो थे उनके प्रतिष्ठित तलवार था। किनका तलवार था? तो राजे रघु भोसले प्रथम। तो राजे रघु भोसले प्रथम थे, राजे रघुजी भोसले प्रथम, ये नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक थे। नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक थे और इनकी तलवार लंदन में नीलामी की जा रही थी। तो महाराष्ट्र सरकार ने उसे 47 लाख रुपए में खरीद लिया।
पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के पश्चात भारत सरकार ने चिनाब नदी पर स्थित बल्गिहार बांध से जल प्रवाह रोकने का निर्णय लिया। तो चिनाब, ये बल्गिहार जो जलप्रपात है, ये बल्गिहार बांध है, वो कौन सी नदी पे है? चिनाब नदी पे, ये याद रखिएगा। तो ये बल्गिहार बांध कहाँ है? तो चिनाब नदी पे है। ठीक है। मई 25 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय MSJE के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में समावेशित भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो कहता है कि के तहत, तो कहता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा किसके द्वारा किया गया है? समावेशी भारत शिखर सम्मेलन जो ये समावेशी भारत शिखर सम्मेलन जो है वो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिल्ली में किया गया है। समावेशी भारत शिखर सम्मेलन जो है वो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा ये दिल्ली में किया गया है। किसके तहत? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। अमेरिका में प्रतिष्ठित इलियोनिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो को भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए UGC ने औपचारिक मंजूरी मिल गई है। साथ ही यह संस्थान भारत में कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन जाएगा। तो भारत में पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन बनने वाला है? तो इलियोनिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका नाम क्या है? इलियोनिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कहाँ खोलने जा रहा है? तो भारत में खोलेगा। शिकागो अमेरिका की कंपनी। तो सवाल ये रहेगा आपका कि भारत में कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन है? तो उसका नाम क्या है? इलियोनिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT शिकागो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2029 को बिहटा के पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अत्याधुनिक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। करीब 1200 करोड़ की लागत से तैयार ये भव्य टर्मिनल सुविधाओं से लैस है। तो ये रहेगा कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कौन किए? तो नरेंद्र मोदी जी किए हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पटना में है। 1200 करोड़ रुपये इसमें लगा है। कितना लगा है? 1200 करोड़ रुपये लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहता है कि सिक्किम गैंगटोक में आयोजित सिक्किम @50 कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने सिक्किम के राज्य बनने की 85वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया है। तो सिक्किम को आपको पता होगा कि हमारे एक सिक्किम का हमारा राज्य बना था 1975 में शाह राज्य बना था और 1976 में हमारा संपूर्ण राज्य बना है। तो 75 में शाह राज्य बना था और 2025 में इसके कितने वर्ष हो गए? तो 50 वर्ष हो गए। तो ये 50 वर्ष हो गए। तो सिक्किम @50 मनाया गया। कहाँ? गैंगटोक सिक्किम में मनाया गया था। उसको वर्चुअली संबोधित किए और इस पर एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किए मोदी जी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर अंकिता को पेश किया है। डिजिटल पहल का उद्देश्य सरकारी संचार को आधुनिक बनाना, साथ ही नागरिकों की सहभागिता को बढ़ाना है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर अंकिता कहाँ का है? तो आसाम की है अंकिता, जिसको हिमंत बिस्वा शर्मा ने पेश किया। तो ये अंकिता क्या है? एक न्यूज एंकर है। महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे स्टेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारतीय रेलवे में विलय को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद कोंकण रेलवे स्टेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का भारत रेलवे में विलय हो जाएगा। तो कहता है कि जो ये कोंकण रेलवे स्टेशन पहले है कहाँ? ये कोंकण रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र कोंकण रेलवे स्टेशन लिमिटेड है। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने उसको भारतीय रेलवे में दे दिया। कहाँ दे दिया? तो भारतीय रेलवे में विलय की मंजूरी दे दी है। तो कोंकण रेलवे स्टेशन कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जो भारतीय रेलवे में विलय होने वाला है? कोंकण होने वाला है, जो कि महाराष्ट्र सरकार का है। हैदराबाद स्थित गोल्ड सिक्का ने भारत में आधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है। तो कहता है कि जो गोल्ड सिक्का जो कंपनी है उसने आधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM जो लॉन्च किया है वो कहाँ किया है? तो हैदराबाद में किया है। आपको ये याद रखना है कि गोल्ड मेल्टिंग जो ATM है, गोल्ड मेल्टिंग जो ATM है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन 2 के तहत INS तरिणी
पर सवार होकर विश्व की परिक्रमा को पूरा किया। यह ऐतिहासिक यात्रा 29 मई को गोवा के बंदरगाह पर समाप्त हुई है। तो कहता है कि भारतीय नौसेना की 2 महिला का नाम क्या है, 2 अधिकारियों का क्या नाम है, कमांडर रूपा और कमांडर और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना। तो ये नाम याद रखना है, कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन, कौन सा है, नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन किस के तहत किया, तो INS तरीनी के तहत पर सवार होकर, INS तरीनी के पर सवार होकर विश्व की परिक्रमा को पूरा किया। और ये कहाँ पे समाप्त हुआ, तो गोवा के बंदरगाह पे ये चीज़ समाप्त हुआ। 1 मिनट। तो ये INS तरीनी पे गोवा के बंदरगाह पे समाप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी शहर गठबंधन के तहत कार्य योजना 2025 को मंजूरी दे दी है। यह जल शक्ति मंत्रालय और आवासीय और शहरी मामलों मंत्रालय के बीच एक सहयोग है। तो कहता है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है वो नदी शहर गठबंधन के तहत कार्य योजना 2025 को मंजूरी मिल गई है। तो ये जल शक्ति मंत्रालय और आवासीय शहरी मंत्रालय के बीच का एक सहयोग है। तो ये जो नदी शहर गठबंधन जो किया गया है, इसके ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने, तो ये किसके बीच का सहयोग है, देखो जल शक्ति मंत्रालय नदी की बात कर रहा है, तो नदी है तो जल शक्ति मंत्रालय, और शहर का बात है तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के बीच का ये सहयोग है। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। तो ये हम आपको बताए थे कि पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। यह बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जारी किया गया, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जारी किया गया, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक तृतीय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए 180 करोड़ रुपये जुटाना है। 180 करोड़ रुपये जुटाना है। ऐसा करने वाला गाजियाबाद भारत का पहला शहर बन गया है। तो इस बॉन्ड जो जारी किया जा रहा है, गाजियाबाद ने पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो जारी किया है, इसका काम उद्देश्य क्या है, अत्याधुनिक तृतीय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए 180 करोड़ रुपये इसको चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2025 को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीन गैस हाउस उत्सर्जन GEI लक्ष्य 2025 का मसौदा जारी किया है, जिसका उद्देश्य सीमेंट, एल्युमिनियम, पल्प, पेपर और क्लोर क्षार जैसे क्षेत्रों में GHG तीव्रता को विनियमन करना है। तो जो पर्यावरण मंत्रालय है तो कहता है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता जैसे जिसको GEI कहते हैं, कल लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा जारी किया। तो ये मसौदा जारी कौन किया, तो पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का जारी किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, सीमेंट, एल्युमिनियम, पल्प, पेपर, क्लोर क्षार जैसी GHG तीव्रता को विनियमित करना है। तो ये सब को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य 2025 को जारी किया पर्यावरण मंत्रालय ने। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने 3 प्रमुख चुनावी सुधार प्रस्तुत किए हैं। ज्ञानेश कुमार के में कहता मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण, मृत्यु पंजीकृत डेटा का संशोधित मतदाता सूची VIS तथा BLO के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र, ताकि मतदाता सूचियों की सटीकता, मतदाता संचार और क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। तो ये 3 काम किसके अंडर में किया गया, ज्ञानेश कुमार जी के अंतर्गत में काम किया जा रहा है। मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण किया जा रहा है, संशोधित मतदाता सूची बनाया जा रहा है, और BLO के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र, ताकि मतदाता सूची की सटीकता, मतदार संचार और क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सेवानिवृत्ति से पहले 21 न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित की है, जिसमें न्यायपालिका के चयन का पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। तो होता है कि जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से पहले उन्होंने ये बहुत बड़ा काम करके गए। जो मुख्य अभी कौन है, अभी तो BR गवई जी हैं, आपको पता होगा
बी आर गवई जी हैं। लेकिन इन्होंने इनके पहले जो संजीव खन्ना जी थे वो क्या किए, 21 न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित की है। तो पूछेगा कि 21 न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित करने वाले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, तो वो बी आर गवई भी देगा आपको, चंद्रचूड़ भी देगा, संजीव खन्ना भी देगा। तो संजीव खन्ना ये काम करके गए। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए की कैशलेस आपातकालीन देखभाल की योजना की गारंटी देता है, जिसे 6 मई 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पुलिस, अस्पताल और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के समन्वय में लॉन्च किया गया था। तो कहता है कि जो कैशलेस जो उपचार योजना है, कैशलेस उपचार योजना जो है 25 जो है, ये सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए है कैशलेस उपचार, जिसमें बताया गया है कि दुर्घटना के बाद 7 दिन तक, कितने दिन तक, 7 दिन तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक की कैशलेस आपातकालीन देखभाल की गारंटी देता है। मतलब कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, ये इसको कोई ले जाके कहाँ ले गया, हॉस्पिटल ले गया, तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद अगर ये एडमिट हो जाता है बेड पे, तो इस एडमिट होता है तो इसको 7 दिन तक में 1.5 लाख रुपया तक का उपचार करवाया जाएगा। ये उपचार फ्री हो सकता है। 1.5 लाख रुपये तक के कैशलेस आपातकालीन देखभाल की गारंटी देता है ये कैशलेस उपचार योजना 2025। और ये क्या, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पुलिस, अस्पताल और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के समन्वय को में जारी किया गया। तीनों को बताया गया भाई कि 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का उपचार अब फ्री हो सकता है आपका। रूस ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका लगाकर बीजू पटनायक को सम्मानित किया, जिसमें स्टेलिनग्राद युद्ध के पायलट के रूप में, द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेवा, बर्मा से निकासी में उनकी भूमिका और चीन के प्रतिरोध और इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को याद किया है तथा वैश्विक स्वतंत्रता में उनकी वकालत को याद किया गया है। तो रूस में स्थित जो नई दिल्ली में रूस का जो नई दिल्ली में दूतावास है, उसमें एक स्मारक पट्टिका लगाया गया। किसके लिए? बीजू पटनायक का। किनका लगाया गया है? बीजू पटनायक का जो लगाया गया, उनको सम्मानित किया गया है। तो कहाँ लगाया गया? रूस ने लगाया है, नई दिल्ली में। हमारा अभी रूस सबसे अच्छा, जो अगर भारत का कोई अच्छा दोस्त है तो वो रूस ही है। अगर आपको पता होना चाहिए, रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। क्या हो रहा है ये? हाँ, सबसे अच्छा दोस्त कौन है? रूस है। तो ये इनका किसके लिए? स्टेलिनग्राद के युद्ध में पायलट के रूप में, द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेवा, बर्मा से निकासी में, चीन के प्रतिरोध में, इंडोनेशिया की स्वतंत्रता में इनका याद किया गया। किनका? बीजू पटनायक को। भारत ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तहत बायोमेट्रिक डेटा के साथ साथ RFID सक्षम ई पासपोर्ट शुरू किया है, जिसके तहत जन्म प्रमाण पत्र, डिजिटल आवासीय पते की आवश्यकता होगी। माता पिता के नाम की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी। इसके डिजिटल शासन और यात्रा सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। तो कहता है कि जो पासपोर्ट 2.0 जो कार्यक्रम जो चालू किया गया है, इसमें बायोमेट्रिक डेटा के साथ साथ RFID सक्षम ई पोर्टल की शुरू किया गया है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र को हटाकर जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होगा और डिजिटल आवासीय पते की आवश्यकता होगी। माता पिता के नाम को आवश्यकता समाप्त कर दिया गया है। तो पासपोर्ट 2. इसमें पूछेगा कि पासपोर्ट 2.0 जो है उसमें माता पिता के नाम की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, जो मेन चीज़ है। वियतनाम ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवर को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की है। तो 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत कौन किया है? तो वियतनाम किया है, ये याद रखें। वियतनाम 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की है, 10 वर्षीय। कोझिकोड अपने आयु अनुकूल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा पहुंच और सामुदायिक सहभागिता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक नेटवर्क ऑफ फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में शामिल हो गया है। तो कहता है कि विश्व स्वास्थ्य WHO को जो वैश्विक नेटवर्क ऑफ द फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में जो कौन है, तो वो कोझिकोड को शामिल कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ आयु अनुकूल बुनियादी ढांचा है, स्वास्थ्य सेवा पहुँच अच्छा है और सामुदायिक सहभागिता भी है। तो ये इस कोझिकोड को कहाँ शामिल कर दिया? वैश्विक नेटवर्क ऑफ द फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में। भारत की मातृ मृत्यु दर 97 2018-19 से घटकर 93 प्रति लाख जीवित 2019-21 में हो गई है। तो कह रहा है कि 1 लाख में पहले जो माता जो होती थी जन्म देने वाली, वो 97 की मृत्यु हो जाती थी 1 लाख में।
अब वो 97 से घटकर कितना हो गया, 93 प्रति लाख हो गया, 93 प्रति लाख हो गया 19-21 में। 97 से घटकर कितना हो गया, 93 हो गया। नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानक पद दिया गया है। तो नीरज चोपड़ा को कौन सा पद दिया गया, तो ये सीधे आता है, नीरज चोपड़ा जी को लेफ्टिनेंट कर्नल का मानक पद दिया गया, लेफ्टिनेंट कर्नल का। सुप्रीम कोर्ट की 11वीं महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी को 16 मई 2025 की सेवानिवृत्त हुई। उन्होंने EWS कोटा, POSO और न्यायिक वर्गीकरण का ऐतिहासिक फैसले दिए, लैंगिक प्रतिनिधित्व की वकालत की थी। तो ये 11वीं न्यायाधीश कौन, क्या नाम था, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी जी है, जिनकी वो रिटायर हो गए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने अमित शाह के नेतृत्व में एक नए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसमें आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित अपराध, साइबर खतरे के खिलाफ समन्वय के लिए AI, ML और GIS के तहत 28 एजेंसियों को एकीकृत किया गया है। तो कहता है कि IB जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अमित शाह के नेतृत्व में एक मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया है, मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया जिसका काम क्या रहेगा, आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित क्षेत्र, साइबर अपराध के खिलाफ 28 एजेंसियों को मिला के इसको बनाया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व स्मारक निधि भारत और TCS फाउंडेशन के सहयोग से महरौली में राजों की बावली, 16वीं शताब्दी की लोधी बावली का जीर्णोद्धार किया है, जिसके विरासत को संरक्षित करने के लिए और जल प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग किया गया है। तो कहता है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो ने विश्व स्मारक निधि भारत और TCS फाउंडेशन के तहत से, तो अब देखिए सवाल यही पूछता है सब में कि कौन किसके सहयोग से किया है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो विश्व स्मारक निधि भारत और TCS फाउंडेशन, ये दो है, विश्व स्मारक निधि फाउंडेशन और TCS फाउंडेशन के तहत महरौली में राजों की बावली जो है, कहाँ है, महरौली में राजों की बावली 16वीं शताब्दी का है, उसका जीर्णोद्धार किया, जिसको लोधी बावली भी कहा जाता है। तो ये संरक्षित करने का जल प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना भी है और विरासत को संरक्षित भी करना है। कोडाइकनाल की सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 17 मई को बेंगलुरु में एक डाक टिकट जारी किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की सौर खगोल भौतिकी में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मानित करना है। तो जो कोडाइकनाल सौर वेधशाला की कितनी वर्षगांठ मनाई गई है, तो 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कोडाइकनाल की कितनी वर्षगांठ, 125वीं वर्षगांठ पर बेंगलुरु में एक डाक टिकट जारी हुआ है। तो कोडाइकनाल जो है सौर वेधशाला है, उसका टिकट कहाँ जारी हुआ, बेंगलुरु में जारी हुआ, जिसका उद्देश्य भारत की सौर खगोलीय भौतिकी में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मानित करना है। 22,864 करोड़ रुपये की लागत से शिलोंग सिल्चर राजमार्ग परियोजना लगभग 166 किलोमीटर को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। तो शिलोंग सिल्चर राजमार्ग परियोजना जो है, शिलोंग और सिल्चर असम में है, और शिलोंग कहाँ है आपका, शिलोंग कहाँ है, मेघालय में शिलोंग है, आई थिंक सो, थोड़ा हम भूल जा रहे हैं। शिलोंग कहाँ है, जहाँ भी हो मैं भूल गया हूँ, शिलोंग कहाँ है। तो वहाँ पे 22,000 करोड़ से एक लागत रोड बनाया जाए 1966, ये लेकिन पता होना चाहिए शिलोंग कहाँ है, हम कन्फ्यूज हो रहे हैं। CISF सब इंस्पेक्टर गीता समोता को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले CISF की पहली महिला बन गई है। उन्हें 7 शिखर पूरे किए हैं, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है और साहसिक खेलों में महिला सशक्तिकरण को प्रेरित किया है। तो CISF की सब इंस्पेक्टर क्या है, गीता समोता। हाँ, डिपो दर्पण, अन्ना मित्र और अन्य सहायता ऐप को भारत के PDS को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये कहता है कि भारत के जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो PDS को डिजिटल बनाने के लिए कौन कौन क्या है, डिपो दर्पण, अन्ना मित्र और अन्य सहायता। तो ये 3 है, डिपो दर्पण है,
अन्ना मित्र है और अन्य सहायता, 3 ऐप को पीटीएस का रजिस्टर बनाने के लिए किया गया है। गंगा नदी की सफाई और उसकी जैव विविधता को बढ़ाने के लिए के कार्यक्रम के तहत गंभीर रूप से लुप्त प्राय रेड क्राउडेड रूफ्ड टर्टल को नदी में पुनः लाया गया है। तो कहता है कि गंगा नदी की सफाई करने के लिए और उसकी जैव विविधता को बढ़ाने के लिए, तो गंगा नदी की सफाई करना और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय, ये याद रखिएगा, रेड क्राउडेड रूफ्ड टर्टल मतलब क्या होता है? कछुआ ना जी। तो ये कछुआ क्या है कि गंगा के जो कीड़े मकोड़े होते होंगे या जो गंदगी होता है उसको खा के साफ करते होंगे, इसलिए इसको नदी में पुनः लाया गया है। तो ये क्या है, रेड क्राउड रूफ्ड टर्टल जो है वो गंभीर रूप से लुप्त प्राय था, उसको गंगा नदी में लाया गया है। आगे देखते हैं, ये आपका ही 2 पेज में है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047 केंद्रित रही, जिस राज्य के विजन, डेटा गवर्नेंस, उद्यमशीलता और हरित क्रांति प्रकाश डाला गया। सहकारी संघवाद को मजबूती मिल सकती है। तो ये सवाल रखिए कि नीति आयोग की जो बैठक हुई है, कौन सी बैठक हुई है? 10वीं गवर्निंग बैठक हुआ है। कौन सा? 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी, मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ था। और इसका थीम क्या था? विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047। ठीक है, आपको पता नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2015 में हुआ था, इसलिए 25 में क्या हो गया? 10 साल हो गया। झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है। हाँ, तो वकील का स्वास्थ्य बीमा कहाँ शुरू किया गया? झारखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपा में युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव सम्मेलन को संबोधित किया गया। तो क्या था? युग्म मतलब है, युग्म जो है उसका कहाँ किया गया है? तो भारत मंडपम में मोदी जी के द्वारा किया गया। तो शिक्षा मंत्रालय और बागवानी फाउंडेशन द्वारा हाल में ही युग्म को कार्यक्रम को तहत 2047 तक भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जो युग्म है, ये वो किसके थ्रू किया जा रहा है? तो शिक्षा मंत्रालय और बागवानी फाउंडेशन के द्वारा। हाँ, तो जो युग्म फाउंडेशन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय और बागवानी फाउंडेशन के द्वारा। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किया। तो कहता है कि प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन किया राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली में किया है। मध्यस्थता सम्मेलन, ये याद रखिएगा, मध्यस्थता सम्मेलन द्रौपदी मुर्मू जी। नीति आयोग ने भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जारी किया है। तो नीति आयोग ने एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जारी किया है। किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। कर्नाटक राज्य में कल्याण चालुक्य काल के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो कहता है कि ये जो आपका कल्याण के जो चालुक्य काल के लकुंडी जो था, लकुंडी स्मारक को वो कहाँ विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। तो कल्याण के चालुक्य कहाँ के थे? कर्नाटक में। ठीक है। तेलंगाना संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्पित कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती पर।
तो कहता है कि ये तो पहले याद रखिए कि कान्हा शांति वनम जो है ये कहाँ है, कान्हा शांति वनम ये कहाँ है, तो तेलंगाना के संस्कृति मंत्रालय तेलंगाना में है। और ये इसमें दुनिया के पहले संचरण उद्यान, ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया है। तो दुनिया का पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, तेलंगाना में किया गया है। और बाबूजी की 125वीं जयंती पे किया गया है, बाबूजी की 125वीं जयंती पे किया गया है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया गया है कि 60 दिनों में 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ महिलाओं तक संवाद पहुंचाना है। तो महिला संवाद कितने दिनों में, 60 दिनों में 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ महिला तक के संवाद पहुंचाना है। तो ये याद रखिएगा, कितने दिनों में, 60 दिनों में 70,000 स्थानों पर, और कितनी महिला, 2 करोड़ महिला। मध्य प्रदेश भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। तो कहता है कि AI फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, फॉरेस्ट अलर्ट कहता है रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कौन करेगा, मध्य प्रदेश जारी किया। महाराष्ट्र ने राज्य की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण मरम्मत पुनर्चक्रण नीति 2025 जारी किया। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्र जहाज मरम्मत पुनर्चक्र निर्माण किया। इसके तहत 2030 तक 6600 करोड़ रुपये तथा 47 तक 18,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। 3.3 लाख नौकरियां सृजित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो ये कहता है कि स्वतंत्र जहाज निर्माण और मरम्मत पुनर्चक्रण नीति 2025 जारी किया है, जिसमें 2030 तक 66,000 करोड़ रुपया और 2047 तक 18,000 करोड़ रुपया और 3.3 लाख नौकरियां सृजन करा जाएगा। इसमें 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिवार जनगणना की मंजूरी दी है। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 में होगा और दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। तो जो जातिवार जनगणना हो कितने चरण में होने वाला है, 2 चरण में होगा। तो पहला चरण है 1 अक्टूबर 2026 में, और दूसरा चरण का होगा 1 मार्च 2027 से। भारत के पहले विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स का आयोजन मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच पर लाना है। मुंबई के जियो सेंटर में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में चल रही जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत प्रदेश के रंगौली गांव पहला गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बन गया है। रंगौली जो है वो पहला, 1 मिनट रुकिएगा, हेलो, करते हैं माँ थोड़ी देर में फ़ोन। तो कहता है कि उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत रंगौली गांव में का पहला गरीबी मुक्त बन गया है। तो ये जो रंगौली गांव बन गया, तो जीरो पॉवर्टी अभियान कहाँ चलाया जा रहा है, जीरो पॉवर्टी अभियान कहाँ चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। और रंगौली गांव पहला गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बन गया, पहला गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बन गया है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2024 में जारी किया गया, 2 अक्टूबर 2024 में। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बन गया है। मोदी जी द्वारा केरल के विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। तो मोदी जी ने केरल के विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को देश को समर्पित किया है। ये पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। क्या पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। एशिया में लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाले पहला एयरपोर्ट बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। तो एशिया में कौन सा लेवल मिल गया इसको, लेवल 5 मिल गया, लेवल 5 मिल गया। किसको, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा को, जो बेंगलुरु में है। केम्पेगौड़ा को लेवल 5 मान्यता मिल गया। भारत की 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 9 तटीय राज्यों में शुरू की गई है। यह जनगणना 28 अप्रैल 2025 को मुंबई से शुरू हुई है, जो कि दिसंबर 2025 तक चलेगी। यह डिजिटल आधारित जनगणना होगी, जिसके लिए NYSNAV मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। NYSNAV मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, NYSNAV। तो ये समझिए कि 5वीं समुद्री मत्स्य जनगणना किया जा रहा है। कौन सी है, 5वीं है, 9 राज्यों में किया जा रहा है।
और शुरुआत किया गया है मुंबई से। तो 5वीं समुद्र किया जा रहा है 9 राज्यों में और मुंबई से शुरू किया जा रहा है। और एक डिजिटल आधारित जनगणना है जिसके लिए एनवाई एसनव एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। कैबिनेट समिति ने हाल में ही कोयला क्षेत्र में संशोधित शक्ति नीति की मंजूरी दी है। तो शक्ति नीति जो किसके लिए है, तो कोयला क्षेत्र से संबंधित है। शक्ति नीति जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, शक्ति नीति किस क्षेत्र से संबंधित है, कोयला से। कोयला निकालने के लिए आपको बहुत शक्ति चाहिए, बहुत मेहनत लगता है कोयला निकालने में। तो कोयला क्षेत्र से संबंधित कौन सा शक्ति मिशन है। देश में बिहार जल स्रोतों का गजेटियर एटलस प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो जल स्रोतों का एटलस, तो कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ पानी जा रहा है, तो वो करने वाला कौन बन गया, बिहार बन गया। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा दिया गया। ये नाम जरूर याद रखिएगा किसी भी हाल में। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो ब्यौरा दिया गया है तो किसके में दिया है, तो विदेश सचिव कौन है, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी है। ये तो आपको याद रहा था कि विदेश का सचिव कौन है, तो विदेश में कौन जाता है, मिस्त्री जी जाते हैं काम करने के लिए, तो विक्रम मिस्त्री हो जाएंगे। और साथ में कौन थी, व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, ये नामे थे, व्योमिका और सोफिया कुरैशी जी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। यह आयोजन टेलीकॉम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया था। टेलीकॉम निर्यात, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार के रूप में उभरा है। वर्तमान में देश में लगभग 1 अरब 20 करोड़ 1.2 बिलियन मोबाइल उपयोग करता है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 970 मिलियन हो गई है। ये एकदम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। संचार मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। संचार मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। और 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन हुआ। कितने नंबर का हुआ है, 22वें नंबर का हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। इसमें टेलीकॉम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा करवाया गया है। टेलीकॉम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा करवाया गया है। ये कहता है हम लोग टेलीकॉम बाजार में कितने नंबर पे आ रहे हैं, दूसरा है विश्व में। और हमारे पास अब कितना 1.2 बिलियन मतलब 1 अरब 20 करोड़ 1 अरब 20 करोड़ मोबाइल उपयोग करता है, जिसमें 97 करोड़ मतलब 970 मिलियन मतलब 97 करोड़ लोगों के पास क्या है, इंटरनेट है। ठीक है, 97 करोड़। हरियाणा सरकार ने बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह भारत का पहला विभाग है जिसका उद्देश्य राज्य को आगामी आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरण चुनौतियों के लिए तैयार करना है। तो भविष्य विभाग कहाँ है, हरियाणा में। उद्देश्य क्या है, आगामी आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरण चुनौतियों के लिए तैयार करना है। देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर की शुरुआत राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में हुआ है। तो कहता है कि देश का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर कहाँ बनाया गया है, चीता कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है, तो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। मैप आपको याद है ना, ये ऐसे हम लोग जब मैप बनाते हैं तो ये जो है ये है राजस्थान और यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश। तो यहाँ इसमें चीता कॉरिडोर बनाया गया है। तो बनाया गया कितना वर्ग में है, तो कहता है 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और गांधी सागर अभयारण्य राजस्थान का क्षेत्रफल भी शामिल है। ये याद रखने की चीज़ है, इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए कैसे कैसे इसको याद करना है। तो कह रहा है कि अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर कहाँ बनाया गया, तो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बनाया गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनाया गया है। ये 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। चलो ठीक है, इसमें कौन कौन है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और गांधी सागर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है, तो राजस्थान में है। 7 मई 2025 को भारत में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। पहली बार 1971 में आयोजित किया गया था। तो कहता है कि जो मॉक ड्रिल जो किया है, राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल जो है वो कब हुआ था, 7 मई को हुआ था। ये डेट याद रख सकते हैं, 7 मई को मॉक ड्रिल हुआ था। और 1971 में पहली बार कब हुआ था आयोजित, 1971 में पहली बार आयोजित हुआ था। देश का पहला ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होगा। ट्रांसमीडिया जिसके माध्यम से 6 वर्षों में 25,000 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की जाएगी। 6 वर्षों में कितना नौकरी, 25,000 प्रत्यक्ष नौकरी सृजित की जाएगी। तो ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी कहाँ बनाया जा रहा है, ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। और 6 साल में 25,000 नौकरी दिया जाएगा। ट्रांसमीडिया अमरावती में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना
सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में प्रथम हासिल किया है। सूक्ष्म खाद्य योजना, तो ये देखिए बिहार टॉप पे आ गया ना जी। तो कहता है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना और उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन में पर बिहार प्रथम स्थान पर आया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ में 300 करोड़ रुपए का निवेश कर अपनी विनिर्माण कंपनी स्थापित की है। तो ब्रह्मोस जो एरोस्पेस है वो कहाँ बना रहा है? लखनऊ में 300 करोड़ रुपया से बना रहा है अपना इकाई। ब्रह्मोस एरोस्पेस कहाँ बना रहा है अपना? लखनऊ में। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS अरनाला प्राप्त हुआ है को। तो भारतीय नौसेना को अपना स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? INS अरनाला है। क्या नाम है? INS अरनाला है। स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट एंटी सबमरीन वारफेयर है जिसको INS अरनाला है। किसको मिला? भारतीय नौसेना को मिला है। त्रिपुरा का रंगचेरा गांव सौर ऊर्जा एवं त्रिपुरा का जो रंगाचेरा गांव है सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधा के लिए प्रथम हरित गांव बना है। यह गांव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर है। तो जो पूर्णतः सौर ऊर्जा पर जो निर्भर वाला जो गांव का नाम क्या है? रंगाचेरा है। कहाँ है? त्रिपुरा में। यहाँ ऊर्जा भी और स्वच्छ जल सुविधा भी है। देश का 6ठा सेमीकंडक्टर संयंत्र जेवर नोएडा में लगेगा। सरकार ने HCL फॉक्सन सेमीकंडक्टर को मंजूरी दी है। यह संयंत्र HCL और फॉक्सन का एक संयुक्त उद्यम होगा। तो देश का 6ठा सेमीकंडक्टर कहाँ लग रहा है? तो जेवर नोएडा यूपी में लग रहा है। जेवर नोएडा यूपी में लग रहा है। इसमें कौन कौन काम करेगा? तो एक HCL है और फॉक्सन सेमीकंडक्टर है, दोनों मिलकर काम करेगा। HCL और फॉक्सन का एक संयुक्त उद्यम होगा। HCL और फॉक्सन दोनों मिलके 6ठा नंबर का कहाँ लगा रहा है? यूपी में लगा रहा है, नोएडा में। भारत का रेनेसा कंपनी ने नोएडा और बेंगलुरु शहरों में भारत के पहले 3nm चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया है, जिसका अनावरण केंद्रीय मंत्री वैष्णवी वैष्णव द्वारा किया गया है। तो कहता है कि कौन सी कंपनी नाम है? तो कंपनी का नाम है रेनेसा कंपनी है। वो कहाँ कहाँ किया? नोएडा में किया और बेंगलुरु में किया 3nm चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन। और कौन किया उद्घाटन? अश्विनी वैष्णव जी ने किए हैं। तो कहता है कि रेनेसा कंपनी है वो 3 नैनोमीटर का चिप बनाएगा। तो रेनेसा कंपनी है वो 3 नैनोमीटर का चिप बनाने वाला कौन कंपनी है? रेनेसा है। और कहाँ कहाँ वो केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो नोएडा में और बेंगलुरु में अश्विनी वैष्णव के द्वारा। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 145 में वीर रथ पार्क विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले शहीदों को क्रांतिकारी स्मृति को सम्मानित करना। तो वीर रथ पार्क कहाँ बन रहा है? तो वीर रथ पार्क बन रहा है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। वीर रथ पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया जा रहा है। कहता है बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन हरियाली अभियान 2029 तक विस्तारित कर दिया गया है। तो जल जीवन हरियाली अभियान जो है जो बिहार में 2029-30 तक और बढ़ा दिया गया है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया? इंदौर बन गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक पहल कैंपस कॉलिंग युवा विकास मंच युवा मंथन के सहयोग से शुरू की गई है। यह लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने और छात्रों के बीच में साइबर अपराधों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई है। तो ये कैंपस कॉलिंग क्या है? कैंपस कॉलिंग क्या है? ये किसने शुरू किया है? कैंपस कॉलिंग क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है। और कहता है युवा विकास मंच युवा मंथन के सहयोग से किया गया। युवा विकास मंच युवा मंथन के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाना है और छात्रों के बीच साइबर अपराधों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई पहल है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा रखा गया है। तो भूपेन हजारिका डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा जो था डिब्रूगढ़ में, या असम में इसको डिब्रूगढ़ को क्या बनाया गया? इसको इकोनॉमिक कैपिटल बनाया गया है डिब्रूगढ़ को। तो इसका डिब्रूगढ़ का हवाई अड्डा का नाम बदल के क्या कर दिया? डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा कर दिया गया है। भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDC कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मेटा के साथ साझेदारी कर कौशल भारत मिशन के लिए AI असिस्टेंट लॉन्च करेगा। तो कहता है
कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है वो किसके साथ किया है साझेदारी, मेटा के साथ। किसके लिए किया है, कौशल भारत मिशन के लिए एक एआई असिस्टेंट लॉन्च करेगा, कौशल भारत मिशन के लिए। मिजोरम देश का भारत का पहला 100% साक्षर राज्य बन गया। कौन, पहला नंबर पे कौन है, मिजोरम है। दूसरे नंबर पे भी क्या था, मिजोरम के बाद गोवा भी था और त्रिपुरा भी था, ये सब बन गए हैं। मिजोरम था, गोवा था और केरल था, सॉरी ये सब है। ये क्या बन गया, 100% साक्षर राज्य बन गया। तो पहले नंबर पे कौन आया है, तो मिजोरम आया। वित्त वर्ष 24 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रहालय में महाराष्ट्र पहले पायदान पे था, दूसरे स्थान पे कर्नाटक रहा है 24 में। तो बताया 2024 में, जो 2024 की बात हो रही है, वित्त वर्ष 24 में, तो जीएसटी सबसे ज़्यादा कौन दिया है, तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे है जीएसटी में। इकोनॉमिक, इसको भी इकोनॉमिक कैपिटल, आर्थिक राजधानी कहा जाता है महाराष्ट्र को, भारत का। और का दूसरे स्थान पे कौन रहा, कर्नाटक रहा। कर्नाटक में बेंगलुरु है, ये आईटी हब है, इसको सिल्क सिटी के नाम से जाता है। तो यहाँ पे लोग पैसे कमाते ज़्यादा हैं। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना, ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने समझौता किया है। तो ताप्ती जो है, ताप्ती नदी जो है, नर्मदा ताप्ती, अगर भारत का मैप आप ऐसे से बनाइएगा तो पहले ये पश्चिम की ओर जाने वाली नदी क्या है, ये एक नर्मदा है, उसके बाद ताप्ती है। तो ये कौन कौन है, यहाँ से तो मध्य प्रदेश तो है ही, और यहाँ पे कौन आ जाता है, यहाँ पे कौन है, महाराष्ट्र है। तो ये ताप्ती नदी है। तो इसमें किसी मध्य प्रदेश के साथ हुआ है और महाराष्ट्र के साथ समझौता हुआ है ताप्ती नदी का। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है विदर्भ और दक्षिणी मध्य प्रदेश में जल संकट से निपटारा करना। तो महाराष्ट्र में एक विदर्भ क्षेत्र है, एक महाराष्ट्र में इधर विदर्भ, मान लीजिए कि यहाँ पे विदर्भ क्षेत्र है, और ये दक्षिणी क्या हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया। तो इसमें क्या है कि इसके जल संकट से निपटारा करना है, समझ गए। भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक QNB कतर बना है। तो भारत में जो गिफ्ट सिटी है उसमें पहला शाखा कौन खोलने वाला, मिडिल ईस्ट का बैंक बन गया QNB कतर। QNB बैंक कतर का एक बैंक है, QNB कतर का बैंक है, वो गिफ्ट सिटी में पहला वो मिडिल ईस्ट बैंक बन गया। केरल 10वीं में रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है। रोबोटिक शिक्षा कहाँ, केरल में 10वीं में से पढ़ाने वाला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही निर्णय दिया कि सिविल जज बनने हेतु न्यूनतम 3 वर्ष वकालत अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि सिविल जज बनने के लिए आपको न्यूनतम 3 वर्ष की वकालत अनिवार्य है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। कोर्ट ने कहा LLB उत्तीर्ण करने के पश्चात सीधे अभ्यर्थी को न्यायिक सेवा की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी, आपको 3 साल वकील करना पड़ेगा। भारत के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन दाहोद शहर गुजरात में किया गया है। तो एक तो इसमें 3 साल का वो बोल दिया गया वकील, कहता है 9000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन, कितने हॉर्स पावर का, 9000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन दाहोद गुजरात में शुरुआत किया गया है। DOT ने साइबर अपराध धोखाधड़ी रोकने हेतु डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर पेश किया है। तो DOT ने किसने किया है, तो ये DOT ने साइबर अपराध को रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर पेश किया है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर किसने पेश किया है, DOT ने किया है। आगे देखते हैं। बोलते बोलते मुंह दर्द कर जाता है जी। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्षों के बाद जून 2030 में पुनः शुरू की गई है। कितने वर्षों के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू की गई है, 5 वर्षों के बाद शुरू किया गया है। ASI की रैंकिंग में दुनिया और देश और दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद ताजमहल रहा है। देश और दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद क्या बन गया है, ASI की रैंकिंग में क्या हो गया, सबसे पहली पसंद कौन है, तो ताजमहल है। देश और दुनिया के पर्यटकों में ताजमहल है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के 29 वर्षीय छेंजिंग एग्मो ने माउंट एवरेस्ट के फतह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई है। तो दृष्टिबाधित जो देख नहीं सकती है, तो उसका नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश की क्या महिला का नाम है, छेंजिंग एग्मो है, वो दृष्टिबाधित महिला बन गई है। दृष्टि जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई, वो देख नहीं सकती है, लेकिन वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई, दृष्टिबाधित महिला, जिसका नाम क्या है, छेंजिंग एग्मो। कहाँ की है ये, हिमाचल प्रदेश की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा AI आपकी AI सखी पहल
महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने। लक्ष्य क्या है? डिजिटल दुनिया में लैंगिक अंतर को कम करने हेतु 1 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। कितना को? तो कहता है कि ये एक यशोदा AI जो है आपकी सखी पहल है, तो यशोदा AI जो नाम रखा गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने ज्योतिबा बाई फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से जो लॉन्च किया उसका नाम क्या है? यशोदा AI है। 1 करोड़ महिला को इसमें शिक्षित करेंगे ये लोग। इसरो के प्रमुख 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। तो इसरो प्रमुख ने 2025 को, तो इसरो के जो प्रमुख जी हैं उन्होंने 2025 को क्या वर्ष घोषित किया है? तो गगनयान वर्ष घोषित किया है, जो कि शायद ये 2028 में जाने वाला है गगनयान। इसको शिफ्ट कर दिया गया है फिर बाद में, जहाँ तक मुझे पता है। ट्विन सिटी के तर्ज पर बोधगया, गयाजी और नालंदा राजगीर को विकसित किया जाएगा। जैसे उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर है, तो ट्विन सिटी के तर्ज पर किसको किसको किया जाएगा? ट्विन सिटी की तरह बोधगया और राजगीर, नालंदा राजगीर और बोधगया को ट्विन सिटी के कटक और भुवनेश्वर की तरह। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ की हाल में ही कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। तो जीन संपादित भेड़ कहाँ विकसित किया गया है? जीन संपादित भेड़ किया गया है कश्मीर में। कश्मीर में ये लोग भेड़ पालते हैं और वहाँ पे पश्मीना शॉल होता है, पश्मीना शॉल, तो ये सब भेड़ से ही निकलता है ना। हाल में ही पर्वतारोहण के 7 समिट्स पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेय बन गए हैं। एगो काम्या कार्तिकेयन भी हैं, उनको नहीं कीजिएगा, ये सबसे कम उम्र की बात कर रहा है। सबसे कम उम्र के विश्वनाथ कार्तिकेयन बन गए हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। दिवस 1826 में उदंड मार्तंड के प्रकाशन की याद में मनाया जाता है। तो कहता है कि हिंदी दिवस कब मनाता है? 30 मई को हिंदी दिवस मनाते हैं, और ये उदंड मार्तंड की प्रकाशन की याद में 1826 से। तो ये आपका मई ये कंप्लीट हुआ है। हम लोग अप्रैल भी आज पढ़ेंगे, हम लोग इतना ही अप्रैल को भी आज पूरा कर ही लेंगे। तो हमको 2 मिनट का आपको रेस्ट दे रहे हैं। कितने मिनट का? 2 मिनट का रेस्ट है, फिर शुरू करेंगे अप्रैल। चलिए शुरू करते हैं आगे। अप्रैल 2025। हाँ, तो हम लोग अप्रैल 2025 पढ़ने वाले हैं।
हम लोग जुलाई पढ़ लिए, जून पढ़ लिए, मई पढ़ लिए, अब अप्रैल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये देखते हैं। ये बहुत लंबा लंबा बना दिया गया है जी, अप्रैल अच्छा लंबा है। फिर मार्च भी बहुत लंबा है। अच्छा, मार्च के बाद बीच में फरवरी कहीं पे आया होगा। फरवरी, मार्च इतना है, छोटा सा मार्च है, छोटा सा ही। फरवरी तो नहीं छोटा है, जनवरी है। फिर हम लोग पहले जनवरी तक ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जुलाई वुलाई बाद में देख लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग को इंटरनेशनल भी पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं अप्रैल वाला कहानी। कहता है, अप्रैल 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। मुख्य विषय क्या था? स्टार्टअप इंडिया @2047, भारत की कहानी का अनावरण करना। भारत की कहानी का अनावरण करना। तो अप्रैल में भारत मंडपम नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरे संस्करण का आयोजन किया। कितने नंबर का? स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। और स्टार्टअप इंडिया @2047, भारत की कहानी का अनावरण करना था। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था पोषण के विषय में जागरूकता फैलाना है। पोषण के विषय में जागरूकता फैलाना मुख्य उद्देश्य था। तो कब से कब तक किया गया था? तो 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। ये डेट भी बहुत लोग पूछ देता है कि पोषण पखवाड़ा जो 25 का जो है 2025 कब से कब तक था? तो 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। किससे? 8 से 22 अप्रैल तक था। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो इस पर जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंधित पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो पृथ्वी बचाओ सम्मेलन जो है वो कहाँ मनाया गया? पृथ्वी दिवस पर नई दिल्ली में मनाया गया। जूबिन प्लेटफॉर्म भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे रेबीज रोधी टीके और सर्पदंश को विष रोधी दवा की भंडार निगरानी करना है। तो जूबिन पोर्टल किसके लिए किया गया है? ये याद रखने की चीज़ है। जूबिन पोर्टल पहले तो जारी कौन किया है? तो स्वास्थ्य विभाग ने किया है। और ये रेबीज रोधी टीके, कुत्ता काटता है उसके रेबीज रोधी, और सांप जो काट लेता है उसके लिए विष रोधी दवा के भंडार का निगरानी करना है। जूबिन प्लेटफॉर्म, ठीक है, जूबिन प्लेटफॉर्म ये दोनों चीज़ें हैं। लखपति बाईदेव कार्यक्रम आसाम में शुरू किया गया था। लखपति बाईदेव कार्यक्रम आसाम द्वारा शुरू किया गया है। महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सशक्त बनाना है। तो महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता दिया है। तो लखपति में लखपति बाईदेव कहाँ का है कार्यक्रम? आसाम का है। और महिला उद्यमियों को पैसा दिया जाएगा। कृषि निवेश पोर्टल, कृषि निवेश पोर्टल भारतीय किसान और कल्याण मंत्रालय द्वारा है। कृषि निवेश पोर्टल कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। तो दिख रहा है कृषि निवेश कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा किया गया। हाल में ही भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की मंजूरी दी है। प्रोग्राम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे गाँव में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। वित्तीय वर्ष 24-25 से लेकर 28-29 तक के लिए मंजूरी दी गई है। तो जो वाइब्रेंट विलेज योजना है इसका कौन सा चरण है? दूसरा चरण है। और ये किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे गाँव के लिए है। और 2024-25 से लेकर 2028-29 तक चलेगा। 2024 से लेकर 2029 तक के ये चलने का प्रोग्राम है। ह्यूमस पेपिलोमा वायरस टीकाकरण पहल, ह्यूमस पेपिलोमा वायरस टीकाकरण पहल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये उद्देश्य के तहत गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से निपटने हेतु 9 से 14 वर्ष के आयु के लड़कियों का टीकाकरण है। तो ये ह्यूमस पेपिलोमा जो वायरस है वो 9 से 14 वर्ष के लिए बच्चियों के लिए है, जिसका गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की आधारशिला पर विकसित है। तो कहता है पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 है, ये क्या है? तो कहता है सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के आधार पर विकसित है। ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के बारे में देखिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है। बड़े एवं मध्यम राज्यों में कहता है जस्टिस रिपोर्ट में जो है उसमें प्रथम स्थान कर्नाटक को दिया गया है, द्वितीय स्थान आंध्र प्रदेश को है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी कौन किया है? टाटा ट्रस्ट ने किया है। और ये भी बताया है कि कम से कम 1 लाख जनसंख्या पर शायद 55 जज होना चाहिए, कम से कम 55 जज होना चाहिए। और फिलहाल में
हमारे पास मात्र 15 जज हैं 1 लाख जनसंख्या पर। ये बहुत गड़बड़ चीज़ है। हील्ड पहल कहता है देश में लीवर और स्वास्थ्य लोगों को जागरूकता बढ़ाना। हील्ड पहल किसके लिए है? देश में लीवर और स्वास्थ्य लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। प्रथम स्थान पर जस्टिस में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, ये याद रखिएगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो कहता है कि देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर कितने मीटर है? लगभग 14.57 है। 14.5 किलोमीटर का सुरंग बनाया जा रहा है। कहाँ पे? उत्तराखंड के ऋषिकेश में और कर्णप्रयाग में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है। यह संधि 1960 में विश्व बैंक की सहायता से किया गया था। तो सिंधु जल संधि है किसके सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से 1960 में किया गया था। AI किरण पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। AI किरण विज्ञान प्रौद्योगिकी कहता है AI के क्षेत्र में महिला नेतृत्व को बढ़ाना है। तो महिलाओं को किरण दिखाना है कि आप AI के क्षेत्र में बढ़िए। महिलाओं को क्या दिखाना है? किरण दिखाना है कि आप AI के क्षेत्र में बढ़िए। तो AI किरण पहल किसने लॉन्च किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है, महिलाओं को नेतृत्व को बढ़ाने के लिए। 1 से 4 अप्रैल तक सैन्य कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सैन्य कमांडरों का सम्मेलन कहाँ किया गया है? 1 से 4 अप्रैल तक में नई दिल्ली में। शून्य गरीबी P4 कौन लाया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार जो है शून्य गरीबी P4 है। वो देश है 2047 तक राज्य की गरीबी को समाप्त कर देना है। P4 मतलब क्या है? पब्लिक प्राइवेट पीपल एंड पार्टनरशिप। P4 कहाँ है? पब्लिक प्राइवेट पीपल और पार्टनरशिप, यह याद रखना है। शून्य गरीबी P4 कौन है? तो आंध्र प्रदेश लाया है। तो P4 का है कब तक? 2047 तक गरीबी हटाना है, 2047 तक। अब P4 का मतलब है पब्लिक, फिर प्राइवेट, फिर पीपल और पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पीपल और पार्टनरशिप। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में हड़प्पा काल के दो पुरातात्विक स्थल क्या है? मिताथल और घिरताना को आधिकारिक रूप से संरक्षित स्मारक घोषित किया है। किसने घोषित किया है जी? तो हरियाणा सरकार क्या किया है कि हड़प्पा काल के 2 क्या है? मिताथल और मिताथल और तिघराना। तो ये मिताथल और तिघराना कहाँ? एक हरियाणा सरकार में। एक ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी मिला है, तो वो भी ध्यान में रखिएगा, वो अलग है, वो आप ध्यान में रखिएगा कि वैसा ही कुछ वहाँ पे भी हड़प्पा काल में मिला है। तो ये हड़प्पा काल का 2 मिला है, अधिकारिक रूप से संरक्षित किया गया है। एक राज्य एक RRB नीति, हाँ, एक राज्य एक RRB नीति वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य कहता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का परिचालन दक्षता में सुधार, आपसी प्रतिस्पर्धा को कम करना और समेकन के माध्यम से लागत कमी लाना है। वर्तमान में 43 RRB है, जिसे घटाकर 28 किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। एक राज्य एक RRB नीति वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। वर्तमान में 43 है, जिसको घटाकर कितना किया जाएगा? 28 किया जाएगा। हाल में ही मतलब कि एक राज्य में एक ही होगा, तो 28 राज्य में 28 RRB हो जाएगा। हाल में ही सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOPSI द्वारा भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। यह रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों में लिंग आधारित डेटा का विश्लेषण करता है। तो महिला और पुरुष जो डेटा कौन जारी किया है? महिला और पुरुष रिपोर्ट जारी कौन किया है? तो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय MOPSI ने जारी किया। महिला और पुरुष डेटा रिपोर्ट किसने जारी किया? सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने किया। वक्फ संशोधन 2025 का अधिनियम जो 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। वक्फ संशोधन 2025 को, जिसको 5 अप्रैल को राष्ट्रपति जी ने इसको स्वीकृति दे दी है। ठीक है। UAE सरकार के साथ समझौता ज्ञापन करने के बाद IIM अहमदाबाद सितंबर में 2025 दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा। तो कहता है UAE कहाँ? UAE विदेश जो है आपका UAE में IIM अहमदाबाद क्या है? अपना दुबई में पहला विदेशी परिसर खोलने जा रहा है दुबई में। तो कौन सा IIM है? तो IIM अहमदाबाद जा रहा है दुबई में। मोदी जी की सऊदी अरब यात्रा के तीसरे कार्यकाल की पहली यात्रा है। तो सबसे पहले कहाँ गए हैं? मोदी जी
आप ये तीसरे कार्यकाल की पहली यात्रा है। तो ये तीसरा बार जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले कहाँ गए? सऊदी अरब गए, जिसका उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और IMEEC पर रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। तो मोदी जी का पहला यात्रा कहाँ हुआ है? तो सबसे पहले सऊदी अरब गए हैं। जीतने के बाद कहाँ गए? सऊदी अरब उनकी पहली यात्रा है तीसरे कार्यकाल की। कहता है 25 अप्रैल में दक्षिण कश्मीर के बैसरन घाटी में पहलगाम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। कब हुआ है? डेट याद रखिएगा, 22 अप्रैल को हुआ है। कब हुआ है? 22 अप्रैल को हमला हुआ है दक्षिण कश्मीर में। कौन से कश्मीर में हुआ है? दक्षिण कश्मीर के बैसरन घाटी में पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए, कई घायल हुए। इस हमले के पर्यटक शामिल थे। 5 सूत्र थे। सरकार की 5 सूत्री प्रक्रिया क्या 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 था? तो कहता है कि सिंधु जल समझौता को निलंबित करना, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करना, सार्क वीजा योजना को रद्द करना भी था, पाकिस्तानी सलाहकार को निष्कासित करना था और राजनीतिक कर्मचारियों की संख्या में भी कमी करना था। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक सवाल तो एकदम फिक्स रखिए, इससे इम्पॉर्टेंट है। हुआ कब हुआ है? 22 अप्रैल को हुआ। कहाँ हुआ? दक्षिण कश्मीर में हुआ। 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर में बैसरन घाटी में हुआ है। कौन से घाटी में? बैसरन घाटी में हुआ है। और इसमें 5 को क्या क्या 26 लोग मारे गए। 5 क्या मेन इंपॉर्टेंट काम क्या क्या? सिंधु जल समझौता को बंद किया, अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद किया, सार्क वीज़ा को भी बंद कर दिया गया, रद्द कर दिया। जो वीज़ा लेके यहाँ पे जो आए थे वो सबको रद्द कर दिया गया। पाकिस्तानी सलाहकार को निष्कासित कर दिया गया और राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में भी कमी कर दिया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस 21 अप्रैल को पालम हवाई अड्डे पर अपनी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे, जहां अश्विनी वैष्णव ने उनका स्वागत किया। तो जो उपराष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस हैं वो भारत के कहाँ? पालम हवाई अड्डे पर आए थे। अश्विनी वैष्णव जी उनका स्वागत किए हैं। यह 4 दिवसीय यात्रा पर व्यापार, रक्षा और अर्थशास्त्र में भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने का महत्व है, जिसमें 21 अप्रैल को मोदी जी के साथ बैठक और जयपुर और आगरा में सांस्कृतिक यात्राएं शामिल हैं। तो JD वेंस जो उपराष्ट्रपति, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन है? JD वेंस। वो आए थे पालम हवाई अड्डे पे, अश्विनी वैष्णव ने उनका स्वागत किया था। 4 दिवसीय यात्रा पे आए थे वो। 10 लाख यात्री क्षमता और 300 मीटर जहाज़ों के लिए 5 जहाज़ों की बर्थिंग के साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन 21 अप्रैल को सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। तो सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कितना यात्री की क्षमता है जी? 10 लाख यात्री की क्षमता है। छोटा किया तो 10 लाख यात्री की क्षमता है। 300 मीटर जहाज़ों के लिए 5 जहाज वहाँ पे रह सकता है, बर्थिंग हो सकता है, मतलब पार्किंग हो सकता है। तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई टर्मिनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है। ठीक है। भारत स्वच्छ ऊर्जा में क्या है? भारत स्वच्छ ऊर्जा की बात कर रहा है। विदेशी निजी निवेश को आकर्षित करने और 1 मिनट कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हमको किसी भी हाल में अप्रैल को तो ख़त्म ही करना है, तभी रेस्ट लिया जाएगा जी, समझ गए? ऐसे रेस्ट नहीं लेना है। चलिए आगे देखते हैं। तथा भारत स्वच्छ ऊर्जा में विदेशी निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कार्बन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मानसून सत्र 2025 तक परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 और परमाणु ऊर्जा दायित्व 1962 में संशोधन करते हुए अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 49% FDI की अनुमति देगा। तो ये क्या बोल दिया? बोल दिया ये कि अगर विदेशी स्वच्छ ऊर्जा में विदेशी निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 49% FDI की अनुमति देगा। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कितना परसेंट के? 49% है। इसको मानसून सत्र 2025
और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन किया है। तो किसमें किसमें संशोधन किया है? तो नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन करके 49% कर दिया गया है। 37वें कथक महोत्सव का समापन एक प्रथम कथक साहित्य महोत्सव के साथ साथ हुआ है, जिसका प्रमुख घराना लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ की ओर से सेमिनार, प्रदर्शनी और प्रस्तुति दी गई है, जिसमें साहित्य संरक्षण, कथक के बोलों के विकास और संरक्षण, साहित्य संरक्षण पर चर्चा की गई है। तो कथक महोत्सव कितने नंबर का था? 37 नंबर का था। कितने नंबर का? 37 नंबर का में प्रथम कथक साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। प्रथम कथक साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया हुआ है, इसमें लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ 5 घराना था। लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ था। चीन भारत कूटनीति के 75वें वर्ष पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चीनी दूतावास में एक कार्यक्रम में अपने ड्रैगन हाथी टैगों पर जोर देते हुए संदेश का आदान प्रदान किया। तो भारत चीन की कूटनीति का कितने वर्ष हो गया है जी? तो भारत और चीन का कूटनीति का 75 वर्ष हो गया, जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चीनी दूतावास के कार्यक्रम में ड्रैगन हाथी और टैंगों पर जोर देते हुए किया है। कितने वर्ष? 75 वर्ष पे। 3 दिवसीय 1 से 3 अप्रैल तक विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया और नई दिल्ली में किया गया, ये याद रखना है। तो कितने दिवसीय था? 3 दिवसीय था। 1 से 3 अप्रैल के लिए था। विकसित भारत युवा संसद का आयोजन युवा और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। 1 से 3 अप्रैल का था, 3 दिन के लिए था। बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र बोधगया में बनेगा। बौद्ध स्थान और अध्यात्म केंद्र बोधगया में बनेगा। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। तो स्वदेश दर्शन 2.0 चल रहा है, तहत ने इसकी मंजूरी दी गई है। भीम 3.0 का नया संस्करण 15 से अधिक भाषा में उपलब्ध होगी। तो भीम 3.0 जो है, भीम 3.0 लॉन्च किया, कितने अधिक भाषा में होगा? तो 15 से अधिक भाषा में होगा। 22 भी ऑप्शन देगा तो 22 भाषा मत माना लीजिएगा, कितना? 15 से अधिक भाषा में होगा। रेल मंत्री के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक है, 275 है। भारतीय रेलवे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 तक रखा है। तो कहता है कि रेलवे स्टेशनों जो कहता है कि सौर ऊर्जा से रेलवे स्टेशन चल रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में लगभग 275 को है। वहाँ ऐसे भी गर्मी पड़ता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे लगाना ज़्यादा फायदेमंद होगा राजस्थान में। और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक है। शुद्ध शून्य कार्बन का उत्सर्जन ऐसा है कि जीरो कार्बन का उत्सर्जन तो 2070 तक तो है ही, जीरो कार्बन का उत्सर्जन 2070 तक है, लेकिन शुद्ध शून्य कार्बन है, प्योर कार्बन 2030 तक लक्ष्य रखा है। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक क्या होता है, देखो जीरो कार्बन होता है, क्या होता है? जीरो कार्बन, वो कब तक? जीरो कार्बन का लक्ष्य 2070 तक है। यहाँ पे कहता है प्योर जीरो कार्बन, शुद्ध शून्य कार्बन, ये कब रखा है? तो 2030 तक रखा गया है। मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पंबन ब्रिज का रामेश्वर में उद्घाटन किया। 2.08 किलोमीटर की लंबाई है। 2009-19 में मोदी जी ने इसकी नींव रखी थी। तो मोदी जी ने 6 अप्रैल को रामनवमी के उपलक्ष्य पर एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज रामेश्वरम में बनाया गया, जिसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है। 2019 में मोदी जी ने इसका नींव रखा था। हाल में मदुरई में मेलाब लाबू में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर राजा राज चोल प्रथम से संबंधित 1000 साल पुराना शिलालेख खोजा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, समझिए। कह रहा है मदुरई में सोमगिरी पहाड़ी में राजा राज चोल से संबंधित 1000 पुराना शिलालेख खोजा गया है।
हिस्ट्री रिलेटेड है। तो राजा राज चोल का कहाँ मिला है? मदुरई में मिला है और वो सोमगिरी पहाड़ी पे मिला है। भारत की कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम एवं प्राइवेट कंपनी सीसा ने मिलकर भारत की पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट जारी किया है। भारत की बैंकिंग, बीमा और फाइनेंस सेक्टर की पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट है। तो कहता है कि भारत की पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट किसने जारी किया है? जारी किया है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम। कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम और प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है? सीसा। तो ये तो एक तो भारत की कंपनी है और सीसा दोनों मिल के क्या रिपोर्ट जारी किया? भारत की पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट जारी किया है। दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर शिप MSC तुर्की भारत के पहले सेमी ऑटोमेटिक बंदरगाह विजिंगम तिरुवनंतपुरम पहुंचा है। तो कहता है कौन पहुंचा है? तो कहता है दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर शिप। दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? इको फ्रेंडली कंटेनर शिप क्या है? MSC तुर्की है। तुर्की का है, क्या नाम है इसका? MSC तुर्की। तो MSC तुर्की का है, इको फ्रेंडली है। वो कहाँ पहुंचा है? तो सेमी ऑटोमेटिक बंदरगाह विजिंगम तिरुवनंतपुरम में पहुंचा है। विजिंगम तिरुवनंतपुरम केरल। कहाँ? ये केरल में। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक जारी किया गया है। यह रिपोर्ट 2022-23 वित्तीय वर्ष का है। तो सबसे बेहतर श्रेणी में राज्यों में प्रथम स्थान पर गुजरात है, दूसरा तेलंगाना है। कहता जबकि A+ श्रेणी में कोई भी ग्राम पंचायत शामिल नहीं है। A+ श्रेणी में कोई भी ग्राम पंचायत शामिल नहीं है। तो पंचायती राज मंत्रालय जो है और पंचायती विकास सूचकांक जारी किया, सबसे टॉप में है पंचायती राज में गुजरात, उसके बाद आया तेलंगाना। ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने हेतु निवेशक दीदी की पहल का दूसरा चरण किया गया है। यह पहल निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मिलकर शुरू किया है। तो कहता है कि वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय मतलब पैसा का कैसे लेन देन करना है, उसके लिए निवेशक दीदी कार्यक्रम शुरू किया गया है। और शुरू कौन किया वित्तीय पैसा बढ़ाने के लिए? कहता है निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण द्वारा और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। किसने? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मिलकर काम कर रहा है। निवेशक दीदी। महाराष्ट्र के खुल्लाबाद शहर का नाम बदलकर पुराने नाम रत्नापुर करने का फैसला लिया गया है। यहाँ पर औरंगजेब की कब्र मौजूद है। तो औरंगजेब का कब्र कहाँ पे था? तो खुल्दाबाद में था। औरंगजेब जो है, औरंगजेब का कब्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र के खुल्दाबाद में था। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाएगा? रत्नापुर कर दिया जाएगा। ठीक है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिनों करने और दैनिक परिश्रमी को 400 निर्धारित करने की सिफारिश की है। 400 रुपया। तो कहता है किसने? ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी जो मंत्रालय है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी मंत्रालय है, संसद की स्थायी समिति ने क्या बोला है कि जो मनरेगा में अभी हम लोग को जो 100 दिन का जो मेहताना मिलता है उसको 150 दिन कर दीजिए और कम से कम 400 रुपया डेली का भरना चाहिए। ठीक है। हरियाणा सरकार ने राज्य के स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभी संबंध सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 9वीं और 10वीं में त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का फैसला लिया है। 9वीं 10वीं में हरियाणा सरकार पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की भी घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने, समझ रहे हैं कहाँ हुआ? तो हरियाणा सरकार क्या बोला है कि 9वीं 10वीं में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगा। हरियाणा बोला है। यही सेम काम महाराष्ट्र भी कर चुका है, हरियाणा भी कर दिया है। अब और हरियाणा क्या करेगा? अग्निवीरों को 20% आरक्षण देगा पुलिस भर्ती में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुच्छेद 200 और 201 के तहत आरक्षित विधेयकों पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को अपना फैसला देना होगा। राज्यपाल पूर्ण विचार हेतु दिए गए विधेयक यदि विधानमंडल पुनः पारित करके भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के भीतर अपनी स्तुति देनी होगी।
यह निर्णय न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिया है। आर्टिकल 200 और 201 में पता क्या है? 200 में है कि कोई विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए बचा के रख सकता है, और 201 में है कि राष्ट्रपति उसको आपको रोक सकता है, या तो उसको पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है, या उसको कैंसिल कर सकता है। तो बोल रहा है कि अगर ऐसा है दोनों आर्टिकल, तो इसको फैसला देना पड़ेगा, और अगर पूर्ण विचार के लिए अगर वापस करता है राज्यपाल और विधेयक पुनः पारित करके भेजता है, तो राज्यपाल को 1 महीने के भीतर अपनी स्तुति देना हो। कितने महीने के भीतर में? 1 महीने में आपको फिर से देना पड़ेगा। और न्यायमूर्ति कौन थे? तो जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन और पादरीवाला। समझ रहे हो? अब इसको कैसे याद करना होगा कि अब जो राष्ट्रपति हम लोग क्या मानते हैं, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, ये बहुत बड़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, लेकिन न्यायमूर्ति के सामने किन्हीं का नहीं चला। तो न्यायमूर्ति में कोई कौन है? महादेव जी हैं। महादेव जी के सामने भी कुछ नहीं बोल पाए, हिंदू के महादेव हो गए। और पादरी वाला जो कहता है कि क्रिश्चियन का पादरी जो होता है, उसके सामने भी कुछ नहीं बोल पाए। तो ये कौन है? एक तो पादरी वाला हो गए, एक न्यायमूर्ति आर महादेवन हो गए। आगे पढ़ते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश में देश में प्रथम स्थान किया है। कौन है? तो कहता है परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षण करने में, फंड को जुटाने में सबसे टॉप पे कौन आ गया जी? उत्तर प्रदेश हो गया। आरबीआई ने रिपोर्ट जारी किया है। तो आरबीआई ने रिपोर्ट जारी किया भैया कि ये फंड जुटाने में यूपी सबसे टॉप पे है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा पहला नंबर पे, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, बिहार 13वें नंबर पे। ये याद रखिएगा भैया। नीति आयोग ने क्या जारी किया है? स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, स्वास्थ्य हेल्थ क्वालिटी है। उड़ीसा टॉप पे आ गया, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, बिहार कितने नंबर पे है? बिहार है 13वें नंबर पे। कहानी है गड़बड़। मुँह दर्द करने लगा जी, पानी पी लीजिए। आगे देखते हैं। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया तेलंगाना। अनुसूचित जाति मतलब एससी की बात कर रहा है। तो एससी में वर्गीकरण लागू किया, मतलब कौन बन गया? राज्य बन गया तेलंगाना राज्य बन गया। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय की रिपोर्ट में बिहार में देश भर में सबसे अधिक विधानसभा पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व है। वाह, ये तो अच्छा बात हो गया। और वैसे एक तो सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण है। बिहार पुलिस की, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस में सबसे ज़्यादा बिहार में महिला है। ये सब चीज़ में बिहार टॉप पे है। तो कहता है कि सबसे अधिक विधानसभा और पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व कहाँ है? तो बिहार में है। यह केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय की रिपोर्ट ने बताया। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के अनुसार 2024 हेतु दुनिया के 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है। तो कहता है एयरपोर्ट काउंसिल और इंटरनेशनल वर्क है, वो दिल्ली जो इंदिरा गांधी है उसको कौन सा रैंक दिया है? तो 9वां दिया, 9th रैंक दिया है। दिल्ली को कितना रैंक दिया है? 9th रैंक दिया है। हाल में ही यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया। ये तो याद ही रखना है। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। तो कहता है कि टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी जो लैब बनाया गया है, टी शील्ड कहाँ? तो टी मतलब तेलंगाना, याद रखिए बस, सीधा बात। टी शील्ड कहाँ बनाया गया है? तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। साइबर अपराधी से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तेलंगाना ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एंड सनस्ट्रोक की स्थिति में राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। हीट वेव और सनस्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। तो कहता है कि गर्मी में ज़्यादा जो हीट वेव आ जाता है और सनस्ट्रोक आता है तो आप तेल में एकदम छन जाइएगा। तो उसके लिए विशिष्ट आपदा घोषित किया है किसने? तेलंगाना ने किया है विशिष्ट आपदा। यूपी बागपत जिले के तिलवाड़ा साकीन में 4000 वर्ष पूर्व ताम्रपाषाण कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई है। तांबे की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, मन के तांबे के घड़े, चौकोर टुकड़े पर जयमृति या क्रिया उकेरी दी गई है। तो कहता है
ताम्रपाषाण की जो आपका जो वस्तु ताम्रपाषाण कालीन की वस्तु मिला कहाँ मिला है? तो यूपी के बागपत में तिलवाड़ा साकिन में। क्या नाम है? तिलवाड़ा साकिन कहाँ है? यूपी के बागपत में। ये इससे याद रखिएगा, तिलवाड़ा साकिन जहाँ पे ये सब 4000 पुराने वस्त्र मिले हैं, वस्तु मिला है, वो कहाँ है? तो यूपी के बागपत में है। भारतीय मसाला अनुसंधान दिल्ली में अनुसंधान हल्दी की एक नई किस्म ISR सूर्या पेश की गई है। हल्दी बोर्ड कहाँ बनाया गया आपको पता है? विशाखापट्टनम, तेलंगाना के विशाखापट्टनम में जी। हल्दी बोर्ड हमको पता है विशाखापट्टनम में है। कंफ्यूज है हमको पता विशाखापट्टनम ही है। अमित शाह जी ने बनाया है। तो नई किस्म क्या IISR सूर्या पेश की गई है। तो ये IISR सूर्या क्या है? एक हल्दी का नया किस्म है। कपड़ा मंत्रालय ने नोएडा में विशेष हथकरघा एक्सपो का आयोजन किया गया है। कपड़ा मंत्रालय ने कहा नोएडा में हथकरघा एक्सपो का आयोजन किया गया है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र ने दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव कलम एवं कवच 2.0 नई दिल्ली में किया है। तो किसने किया है? ये याद रखिए, संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र। किसने? संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र ने दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव, कौन सा? रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। तो कलम और कवच कौन सा था? दूसरा नंबर का था रक्षा साहित्य महोत्सव। केरल भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया। सब तो पहले बना है जी। मेघालय तो बनवे किया है, गोवा तो बनवे किया है, केरल तो बनवे किया है, सब बना है। सब अपने आप को पहला ही कहता है। ऐतिहासिक उपलब्धि स्थानीय सुशासन विभाग द्वारा संचालित DG केरल कार्यक्रम की देन है। यह पहले 2022 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी निवासियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना था। तो केरल जो है, केरल पूर्ण डिजिटल साक्षर बन गया। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राजस्थान में सुरक्षा बल कर्मियों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू इनर अवेकनिंग विषय पर राष्ट्रीय संवाद का शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया जी? तो अमित शाह जी ने राजस्थान में जाके सुरक्षा बलों के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट थ्रू इनर अवेकनिंग पर राष्ट्रीय संवाद का शुभारंभ किया। तो ये अवेकनिंग कहाँ करना है जी? राजस्थान में सीमा सुरक्षा बलों के लिए। ADB ने त्रिपुरा के 9 औद्योगिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे को वित्त पोषण के लिए $85 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। तो कहता है कि त्रिपुरा में कितना बनाया जाएगा औद्योगिक क्षेत्र? 9 औद्योगिक क्षेत्र में $85 मिलियन दिया जा रहा है, ADB दे रहा है। इसमें परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के विस्तार को बढ़ाया जाएगा। कहाँ दे रहा है? त्रिपुरा में दे रहा है, 9 औद्योगिक पार्क में। सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल से क्रूज संचालन को हरी झंडी दी गई। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक क्रूज हब बनाना है। हाँ, तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक को पोषण ट्रैकर ऐप के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार नवाचार श्रेणी के लिए दिया गया है। मुख्य फोकस पोषण आहार का ग्राउंड स्तर पर क्रियान्वयन करना है। तो ये याद रखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव कौन है? महिला बाल विकास के अनिल मलिक हैं। अनिल मलिक जी हैं, वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव हैं। क्या नाम है उनका? अनिल मलिक नाम है। अनिल मलिक। मालिक महिला में कौन है? मालिक है। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय कौन के सचिव कौन है? महिलाओं के मालिक हैं। पोषण ट्रैकर के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू करने के लिए एक समझौता बनाया है। तो किसने किसने किया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर AI के लिए किसने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। कौशल विकास में किसके लिए? महिलाओं के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कौशल विकास मंत्रालय द्वारा समझौता बनाया है। महिलाओं के लिए माइक्रोसॉफ्ट है।
पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के 2 दिवसीय कार्यक्रम का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति, क्या नाम है इसका, ये है। तो कहता है अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में इसका आयोजन किया जाएगा। इस राज्य में बौद्ध धर्म पर्यटन सर्किट का विकास का आह्वान किया गया है। हाल में ही मनाए गए सोंगपा जल महोत्सव जैसे बौद्ध त्योहारों को जोर दिया गया है। सोंगपा महोत्सव नामसाई, चांगलांग व ईटानगर में खामती समुदाय द्वारा मनाने जाने वाला महोत्सव है। ठीक है, तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ हुआ है, पूर्वोत्तर भारत में मनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। विषय क्या था, तो बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। इसमें तो ठीक है, कहता है इसमें कहता बौद्ध धर्म के आह्वान किया गया पर्यटन सर्किट को। सोंगपा जल महोत्सव मनाया गया। सोंगपा जल महोत्सव को मनाया गया कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। तो सोंगपा जल महोत्सव नामसाई जिले में है। तो सोंगपा जल महोत्सव नामसाई। और फिर चांगलांग व ईटानगर में क्या है, चांगलांग व ईटानगर में सोंगपा महोत्सव नामसाई, चांगलांग व ईटानगर में खामती समुदाय द्वारा ये महोत्सव है। तो खामती समुदाय कहाँ का है, खामती कहाँ है, अरुणाचल में है। खामती कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये लोग ये सोंगपा महोत्सव नामसाई में मनाते हैं ये लोग। मोदी जी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी जिले से 13,480 करोड़ रुपये के अधिक का विकास किया गया है। तो पंचायती राज जो दिवस था, पंचायती राज दिवस, वो कहाँ मनाया गया, तो पंचायती राज दिवस मनाया गया 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी जिले में, सीतामढ़ी मधुबनी जिले में 13,480 करोड़ रुपया के लिए 13,480 करोड़ रुपया के लिए विकास किया गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 24 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के लिए पहले दिन राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 25-26 का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। क्या समझा इससे, इन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को तो पंचायती राज भी था और 24 अप्रैल को ही जेपी नड्डा जी ने विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल का शुभारंभ किया। तो इधर पंचायत में टीकाकरण शुरू किया गया और पहले दिन राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन के लिए जेपी नड्डा जी ने उसका वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। एम्स रायपुर ने सफलतापूर्वक अपना पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट किया है एम्स रायपुर में। और एम्स रायपुर के नए एम्स संस्थानों में से पहला और छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बन गया जिसने प्रक्रिया को सफलतापूर्वक किया है। तो एम्स रायपुर में क्या हुआ है, एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है कि स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है, रायपुर में किया गया है। और नए एम्स में पहला है और छत्तीसगढ़ का भी पहला सरकारी अस्पताल है ये। शिक्षा मंत्रालय ने पुणे में स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया व कोलकाता में स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट को डीम्ड टू वी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। यह कदम दोनों संस्थानों को डिग्री प्रदान कर सकेंगे तथा डॉक्टरेट कार्यक्रम के भी शुरू कर सकते हैं। तो किसको किसको दिया है जी, तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है, पुणे में है। और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोलकाता में है सत्यजीत रे। दोनों को डीम्ड टू वी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। इंडियन पार्लियामेंट और संविधान सदन टू संसद भवन, इंडियन पार्लियामेंट संविधान सदन टू संसद भवन किताब का विमोचन कहता इस पुस्तक का विमोचन इस रचना किसने किया है, लोकसभा सचिवालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव देवेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। इसमें सुझाव दिया गया है कि एक वर्ष में कम से कम 100 दिन संसद की बैठक आयोजित होनी चाहिए। तो कहता है ये जो इंडियन पार्लियामेंट संविधान संसद सदन टू संसद भवन का जो किताब है लिखा कितने हैं, देवेंद्र सिंह द्वारा लिखा गया है। और ये लोकसभा सचिवालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव थे और इन्होंने सुझाव दिया कि कम से कम 100 दिन संसद होना चाहिए। AI स्कूल लॉन्च करने वाला कौन बन गया जी, केरल बन गया AI स्कूल। AI विश्वविद्यालय कहाँ है, महाराष्ट्र में। चलिए लास्ट है, थोड़ा सा है, ख़त्म कर लेते हैं आज इसको भी। ऑपरेशन संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों ने बीजापुर छत्तीसगढ़ में 22 नक्सलियों को मार गिराया है।
तो ऑपरेशन ऑपरेशन जो संकल्प है, संकल्प क्या लिया गया, तो कहता है कि संकल्प लिया कि नक्सलियों को मार देना है। संकल्प लिया कि हम लोग नक्सलियों को मार देंगे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के पुलिस ने संकल्प लिया कि नक्सली को मार देना है, 22 को मार दिया। दिल्ली सरकार ने IIT दिल्ली के सहयोग से 3.21 करोड़ की लागत से क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है। तो क्लाउड सीडिंग जो किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, क्लाउड सीडिंग दिल्ली में किया जाएगा। IIT दिल्ली उसमें सहयोग कर रहा है और लगभग 3.21 करोड़ मतलब 3.25 करोड़ रुपया लग रहा है क्लाउड सीडिंग में। इसका उद्देश्य क्या है, वायु प्रदूषण को कम करके कृत्रिम वर्षा करना। CBI ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत 8 राज्यों में सीम धोखाधड़ी रॉकेट का पकड़ा है। तो किसने लॉन्च किया ये ऑपरेशन चक्र जो 5 है, चक्र कितने नंबर का है, 5 नंबर का। CBI ने लॉन्च किया है। किसने किया है लॉन्च, CBI ने। और 8 राज्यों में सीम धोखाधड़ी को पकड़ना है, समझ रहे हो। CBI ऑपरेशन चक्र 5 8 राज्यों। मोदी जी के भाषणों का संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय। संस्कृति का 5वां अध्याय को 28 अप्रैल 2025 को IGNCA नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, जिसमें स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, श्री हरवंश और श्री राम बहादुर राय जैसे गणमान्य व्यक्तियों के साथ सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाया गया। तो संस्कृति का 5वां मंत्र क्या है, 5वां अध्याय क्या है, संस्कृति का 5वां अध्याय है PM नरेंद्र मोदी का भाषण। PM युवा 3.0 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल NBT नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। 30 वर्ष से कम युवाओं को लेखकों को प्रशिक्षण करना इसका उद्देश्य है। तो PM कौन सा लॉन्च किया गया, 3.0 3 नंबर का हो गया, 3 हो गया। शिक्षा मंत्रालय है इसमें और NBT है, नेशनल बुक ट्रस्ट है। 30 वर्ष से कम बाल हो, 30 वर्ष से कम मतलब 3.0 में 30 वर्ष से कम। भारतीय पुरावशेषों की तस्करी रोकने के लिए भारत ने USA के साथ सांस्कृतिक संपदा करार CPA हस्ताक्षरित किया है। तो कहता है कि भारतीय पुरावशेषों की तस्करी रोकने हेतु भारत ने USA के साथ सांस्कृतिक संपदा पर हस्ताक्षरित किया है। तो जो पुरावशेष जो है हमारा एंसेस्टर का पुराना चीज़ है, तो उसको किसके साथ रोकने के लिए किया है, USA के साथ किया है, अमेरिका के साथ। नीति आयोग ने फरवरी 2025 को नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें शीर्ष नीति निर्माता और अर्थशास्त्री रक्षा अधिकारी शामिल हुए। तो नीति आयोग ने ये कहता है कि विकसित भारत 2047 है, किसने बनाया, नीति आयोग ने, नई दिल्ली में। गुजरात राज्य को आर्थिक आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर अंत्योदय परिवारों के उत्थान हेतु जी सफल पहल की शुरुआत किया है। जी सफल की शुरुआत किसने किया है, गुजरात राज्य ने किया है। आर्थिक आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। जी सफल किसने किया, गुजरात ने किया है। और क्या था, आर्थिक आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाले भारत की पहली महिला इशिता भार्गव जबलपुर की बनी है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जो है किसको दिया गया है, तो इशिता भार्गव को। इलेक्ट्रॉनिक वाला किसको दिया गया, इशिता भार्गव को दिया गया है, जबलपुर की है। इस प्रणाली को लॉन्च करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश बन गया है। EPL को लॉन्च करने वाला भारत कितने नंबर का देश बन गया, दूसरा देश है। EPL कितने नंबर का, दूसरा देश है। हाल में ही देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज आर्क प्रकार का ब्रिज कन्याकुमारी तट पर बनाया गया। समुद्री ग्लास ब्रिज बनाया गया। ये 77 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा पुल है, जिसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MC स्टालिन ने किया है। तो समुद्री ग्लास ब्रिज कहाँ बना है, समुद्री ग्लास ब्रिज बना है कन्याकुमारी तट पर बनाया गया है, तमिलनाडु में बनाया गया है। 77 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा। इसका उद्घाटन MK स्टालिन ने किया, ना कि मोदी जी ने किया। तो अब हम लोग पूरा जून देख लिया, मई और जून देख लिए, अप्रैल और मई देख लिए। बाकी मार्च और ये सब जो रहा 3 महीने का और रहा, मार्च, फरवरी और यहाँ पे जनवरी।
ये हम लोग का 3 महीने का और रहा। चलिए फिर